हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हमने क्लास 12th का मॉडल पेपर का सॉल्यूशंस देख लिए। तो आज हम लोग क्लास 10th का क्लास 10th का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट 80 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। आज आप लोग जानते हैं कि मॉडल पेपर आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस में काफ़ी मूल फंडामेंटल भूमिका निभाती है, मूलभूत भूमिका निभाती है। आप जानते हैं, और इससे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आते हैं। अभी देख लिए हैं 12th वालों ने एकदम गर्दा मचा दिया एग्जाम में। आप लोग भी क्लास कीजिए और गर्दा मचा दीजिए, समझे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साइंस चैप्टर का। और एक एक इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट को मिल जाएगा। आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। बस आप लोग कमेंट कीजिए कि मैथ का भी होगा। बस आपको ये कमेंट करना है कि मैथ में आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो करा देंगे, सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव के लिए आपके अपने जो सुभाष सर हैं वो सुभाष सर आपको क्लास ले लेंगे, यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्लास को आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। अपवर्तनांक इसको डिनोट करते करते किससे है, म्यू से। किससे, म्यू से। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू कि म्यू अधिक होता है, यानी अपवर्तनांक अधिक होता है। हवा, शीशा, हीरा या जल। बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग पढ़े हैं तो क्या होगा, किसका, हीरा का। ऑफ कोर्स इस चारों में से जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका लिए इसका एक का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए। अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी होता है एफ। एफ बताना, पहले बताना कि अवतल दर्पण होता कैसे है। अवतल, उत्तल तो नहीं। उत्तल में क्या आ जाएगा, ऐसे देखिए ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में ये देखिए कॉन्वेक्स कॉनकेव है। इसका कॉनकेव, इसको कहते हैं जी कॉनकेव है। इसको कहते हैं कॉनकेव, यानी कि अवतल को कहते हैं कॉनकेव। और उठा हुआ जो होता है जिसका सरफेस एरिया, सॉरी जिसका देखिए ये फेस उठा हुआ हो कि उसको कहेंगे उत्तल। और जिसका देखिए धंसा रहेगा अंदर की ओर, देखिए ऊपर की ओर उठा हुआ ये होगा उत्तल, जिसका अंदर की ओर धंसा रहेगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये हो जाएगा, ऐसे समझिए। तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका फोकस दूरी पूछा है। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी जिधर वो कंप्लीट सर्कल बनाएगा उधर होगा फोकस। तो ये हो जाएगा उसका आर, और यहाँ हो जाएगा एफ। तो आप लोग एक पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी। क्या चिन्ह परिपाटी, इसको देखिए इधर प्लस मानते इधर माइनस, फिर इधर प्लस और इधर माइनस। तो इस ओर के जितने सब नेगेटिव हो जाएंगे। इसका देखिए फोकस भी इधर है, रेडियस भी, और वक्रता केंद्र भी इधर है। तो इसका क्या हो जाएगा, एफ। एफ जो है वो नेगेटिव, एफ एंड आर इज नेगेटिव। तो ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आंसर नंबर ए। तो दो का आंसर कितना हो जाएगा, दो का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलिए। किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। क्या पूछा है कि लेंस में, किसमें, लेंस में, दर्पण में नहीं। लेंस और दर्पण में क्या अंतर है ये भी बता देते हैं। किसी लेंस में मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल फोकस की संख्या कितनी है ये पूछा। देखिए लेंस और फोकस, जैसे मान के चलिए हम अवतल लेंस बनाते हैं। क्या चीज़, अवतल लेंस। यहाँ अवतल लेंस बना दिए और इधर बना दिया आपका अवतल दर्पण। क्या चीज़, अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल लेंस और दर्पण में क्या होता है, ये देखिए इधर समझ गए थे ना। ये देखिए जैसे ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। और अवतल लेंस कैसे बनेगा, ये देखिए। तो आप लोग जानते हैं कि बीच से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस गया, ये देखिए दोनों के बीच से प्रिंसिपल एक्सिस गया। तो अब जानते हैं कि इसको कहते हैं क्या सा पॉइंट, पी, पोल। यहाँ भी हो जाएगा पी, पोल। अब जानते हैं कि ये दो दो पूरा करेगा इधर भी, और एक इधर भी पूरा करेगा क्योंकि दो है। और इधर देखिए एक ये भी पूरा करेगा अपना। जब पूरा करेगा तो लेंस, ये क्या हो गया, लेंस। तो लेंस में एक ही फोकस होगा, ये आर हो गया, ये एफ हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे दो दो आर है, तो दो दो आर है तो दो दो भी एफ हो जाएगा, एफ और एफ टू। इसको आप वर्णन कर देते हैं, इसको एफ टू कहते हैं। इसीलिए लेंस में, किसमें, लेंस में दो फोकस होती है, दो वक्रता केंद्र होते हैं। दो, एक ही पोल लेकिन एक ही होगा, दो वक्रता केंद्र होगा समझा, और दो फोकस होगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, दो। क्या जी हो जाएगा, दो। तो तीन का आंसर हो जाएगा दो, यानी कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, दो होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल लेंस, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह दिया,
5 नंबर का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या रिलेशन है, यानी कि एफ और आर के बीच का रिलेशंस बताना है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो आप लोग पढ़े होंगे, जब सब्जेक्टिव पढ़ते होंगे तो एफ बराबर हो जाएगा आर बटे 2, क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बटे 2। तो ये तो सही आंसर है। आपको देखिए यहाँ पे मिल भी गया, यहाँ पे देखिए एफ बराबर आर बटे 2, आंसर नंबर सी मिल भी गया है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एफ बराबर के टर्म में नहीं रहेगा, आपको आर बराबर के टर्म में रहेगा। तो आर बराबर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2f, क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f। तो रेडियस जो होता है 2 गुना फोकस के बराबर हो जाते हैं, समझे। रेडियस के वक्रता केंद्र, समझ गए, रेडियस, इसका सही आंसर हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर। तो एफ बराबर आर बटे 2। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्या चीज़, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, चलिए बताइए किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोग जानते हैं, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, क्या चीज़, विच कॉल्ड कॉन्वर्जेंस लेंस। अब देखिए, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। इस बिंदु को समझिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभिसारी और अपसारी, यहाँ लिख देते हैं हम अपसारी, क्या चीज़, अपसारी। ये देखिए अभिसारी क्या होता है, कहीं पे एक पॉइंट पर आके कोई बिंदु मिल रहा है, एक पॉइंट पर किसी प्रकार का किरण, या मान के चलिए कि ये लाइट है, एक जगह पे आके मिल रहा है, या एक जगह पे आके मिलना, वो हो जाएगा अभिसारी। और एक पॉइंट से निकलना, क्या चीज़, एक पॉइंट से निकलना, वो हो जाएगा अपसारी। तो ये देखिए, जो उत्तल लेंस होते हैं, ये यही काम करते हैं, प्रकाश को मोड़ने का काम करते हैं, एक जगह पर लाने का काम करते हैं। तो वो हो जाएगा उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी, मतलब एक जगह ला के सबको मोड़ रहा है, तो उत्तल। और अवतल जो होता है वो हो जाता है जी अपसारी, क्या चीज़, वो हो जाता है जी अपसारी। वो क्या करता है, एक तरह से सबको मोड़ इधर फैलाता है। इसे दिखेगा टॉर्च में, इसमें टॉर्च में या फिर हेडलाइट में अपसारी का यूज होता है, अपसारी का कॉन्सेप्ट दिखेगा, वहाँ पे आपको अवतल लेंस दिखेगा। सही 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, क्या चीज़, उत्तल लेंस, आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधैर्घ्य न्यूनतम होता है, क्या चीज़, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधैर्घ्य न्यूनतम होता है। जब आप लोग किसी लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, जानती हैं 7 कलर में विभक्त हो जाती है, जिसको आप लोग कहते हैं विग्योर, VIGBYOR, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 पूर गया। आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है इस प्रकार से होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है आर का, और सबसे कम किसका होता है भी का होता है। नहीं होता, देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग, ये देखिए ऐसे बना दिए, और एक कलर हम यहाँ से निकालें तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। तो VIGBYOR, तो सबसे कम तरंगधारी भी का, और सबसे ज़्यादा तरंगधारी किसका हो जाएगा आर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायलेट, क्या चीज़, वायलेट यानी फिर बैगनी, क्या चीज़, हिंदी में इसका आपको कह सकते हैं बैगनी। इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी, बैगनी आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा, समझे। चलिए आगे चलते हैं। 7 का बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश में किस घटना को दर्शाता है। तारे को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को, तो तारा का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, आंसर नंबर डी। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अब ये निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, क्या चीज़, निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आप जानते हैं कि वायु में, निर्वात में, किसमें, वैक्यूम में, इसको कहते हैं इंग्लिश में वैक्यूम, वैक्यूम में वायु की चाल सबसे अधिक होती है, क्या चीज़, सबसे अधिक होती है। तो इसलिए 9 का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग बताना इसका वैल्यू, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए, वैल्यू बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये कमेंट करना है। देखिए कितना होता है, बताइए, कमेंट कीजिए, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, हम इसका कमेंट देखेंगे। अभी आंसर तो सी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, क्या चीज़, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, यानी कि दे हाउ मैनी लॉज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का 2 रूल, कितना रूल है, 2 रूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, 10 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए पहला रूल क्या कहता है, ये भी बता देते हैं। पहला रूल क्या कहता है और दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल, पहला रूल कहता है कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी लाइट जब आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो अभिलंब से जितना कोण पर आएगी उतनी कोण पर जाएगी, कोण आई बराबर कोण आर, ये हो जाएगा पहला रूल, यानी कि जितना पाएगा उतनी पे जाएगा। और तीसरा कह दिया कि तीनों एक ही प्लेन में आपका लाई करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव और
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में या फिर एक ही प्लेन में ये लाई करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या चीज, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि एक जगह पहले विद्युत संयंत्र जो है, आप जानते हैं कि विद्युत संयंत्र में पहले पानी भरा जाता है कंटेनर में और उनको फिर चक्की से घुमाया जाता है, तो क्या करता है एक जगह से स्थित रहता है वाटर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को, यानी कि स्थित होते हैं उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करता है, इसलिए इसके कारण आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्या, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, कि जलता हुआ मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जनरेट करता है। आप जानते हैं कि पहले जल रहा, जब भी कोई चीज़ जला तो वो रासायनिक क्रिया होगा, और रासायनिक क्रिया होने से क्या प्रकाश ऊर्जा तो दिख रहा है कि, अब देखिए ध्वनि ऊर्जा तो नहीं, जलेगा तो क्या आवाज़ करेगा, नहीं। अब जानते हैं कि जलेगा तो वहाँ तक इलेक्ट्रिक तो नहीं निकलेगा, इसीलिए बर्निंग ऑफ कैंडल इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो 12 का आंसर कितना हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्रभावित करने पर, क्या चीज़, एक विद्युत सेल से धारा प्रभावित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक की तुलना में हो जाता है। बताइए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान, जैसे आर का मान आपको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, यानी कि इसको किस क्रम में जोड़ना होगा। एक होता है जी समांतर क्रम और एक होता है जी श्रेणी क्रम। क्या चीज़, एक जोड़ते हैं हम लोग समांतर क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में देखिए, समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि इसी का समांतर पैरेलल, इसी का पैरेलल जोड़ कर एक हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम क्या हुआ, सबको एक सीध में जोड़ दो, यानी कि यहाँ जोड़ दिए, फिर यहाँ जोड़ दिए, फिर यहाँ जोड़ दिए, और इनको लगा करके हम लोग तब ऐसे करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं, समझे। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो इसका वैल्यू में, किसका, श्रेणी क्रम का वैल्यू में, आप लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में क्या होता है कि आर का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, और श्रेणी क्रम में जो एक सीधा सीधा जुड़ गया, आप लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि 1/r। देखिए इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट जो होता है 1/, यदि 2 का बात करें तो 1/r1 + 1/r2, इसी प्रकार से ये जोड़ता रह जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये r इक्विवेलेंट जो होता है r1 + r2 + r3 ये डायरेक्ट जुड़ जाता है जितना जोड़ना होता है। इसीलिए r इक्विवेलेंट यानी कि प्रतिरोधक का मान, जब इक्विवेलेंट प्रतिरोधक का मान बढ़ाना हो तो हम प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसीलिए 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए, क्या चीज़, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए आप जानते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का यूज़ करते हैं। क्या चीज़, नरम लोहा का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च ताप पर, क्या चीज़, उच्चतर ताप पर, यानी कि विच प्रोसेस इज डन एट हायर टेम्परेचर, यानी कि हायर टेम्परेचर पे कौन सी प्रक्रिया की जाती है। आप लोग जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संचलन, ये दोनों प्रक्रिया जब होते हैं तो बहुत हाई मात्रा में आपका एनर्जी लेता है। क्या चीज़, हाई मात्रा में आपका टेम्परेचर लेती है। तो नाभिकीय संचलन और नाभिकीय विखंडन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोनों प्रक्रिया में। क्या इसमें, दोनों प्रक्रिया में। आपको बताना है कि सूर्य जो जलता है, सूर्य में जो बर्न होते हैं, जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है, वो बताना है कि वो किस प्रोसेस में होता है, नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संचलन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि उच्च ताप पर जब नाभिकीय संचलन हो, जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है, जो कि केंद्र में होती है, किसमें, केंद्र में संचलन होती है। इसलिए आप कहिएगा कि सूर्य में, किसमें, सूर्य में आपका नाभिकीय संचलन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संचलन। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो दोनों हो जाएगा ए और बी, दोनों। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को, क्या चीज़, सौर ऊर्जा को बदलने वाली सीधा, अब जानते हैं सोलर पैनल जो है, क्या चीज़, सोलर सेल या सोलर पैनल, सोलर सेल यानी कि सौर सेल जो है वो क्या करता है, पहले सौर ऊर्जा को लिया, सूर्य की ऊर्जा को लिया, और उसको जानते हैं कि सूर्य ना, आप लोग जानते होंगे कि बैटरी सब जो होते हैं, क्या चीज़, सोलर, सोलर जो होते हैं, देखिएगा धूप में पहले चार्ज होगा और जब रात में होगा वो अपने जलने लगेगा,
यानी कि वह इलेक्ट्रिक देने लगेगा। तो क्या करता है, वो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेता है। कौन? सोलर सेल। क्या चीज़? सोलर सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। पवन विद्युत जनित्र। क्या चीज़? पवन विद्युत जनित्र। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पवन विद्युत जनित्र के में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा गलत, इनमें से कोई नहीं है, वो 15 किलोमीटर पर आवर होते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। सेल का वाहक विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल बताना है आपको कौन है? सेल का विद्युत वाहक बल है, बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। इसका सही आंसर जगह आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से कितनी आपूर्तियाँ होती है? घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो घरेलू परिपथ में बताइए किसकी होती है? प्रतिवर्ती धारा, यानी कि आपका अल्टरनेटिंग करंट एसी डीसी को इसी में कन्वर्ट कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। वर्ण विक्षेपण असंभव है, बताइए कि किसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है? डिस्पर्जन ऑफ इम्पॉसिबल, यानी कि वर्ण विक्षेपण किसमें नहीं हो सकता? आप लोग जानते हैं कि कांच में होता है, जल में भी होता है, फाइबर में भी होता है, लेकिन निर्वात में नहीं हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी निर्वात में वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। एट वैक्यूम डिस्पर्जन इज नॉट इम्पॉसिबल, डिस्पर्जन इज नॉट पॉसिबल, या फिर डिस्पर्जन इज इम्पॉसिबल, समझे? एट वैक्यूम, कहाँ पर? वैक्यूम में जो होता है वो डिस्पर्जन इम्पॉसिबल होते हैं, यानी कि नॉट पॉसिबल होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, निर्वात में। चलिए आगे चलते हैं। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ता है। देखिए वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म, ये कांच का प्रिज्म हो गया। प्रिज्म आप लोग जानते हैं, ये प्रिज्म को जब हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक, जब इससे आकर के कोई भी किरण आकर के मोड़ती है, वो क्या बोला कि आप जानना चाहिए सामने, लेकिन कांच में रखा वायु में एक कांच का प्रिज्म, लेकिन वो क्या करेगा, जब वायु में आएगा तो वो आधार से दूर मुड़ जाएगा। ये आपका आधार हो गया, इस आधार से आप लोग का दूर मुड़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आधार से की ओर नहीं, आधार से दूर। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए एक रिएक्शंस दिया है आपका क्वेश्चन एग्जाम में कि ZN प्लस O2 को बना करके 2ZNO, ये बताइए ये इक्वेशंस जो है ये बैलेंस है कि नहीं, ये बताना है। अब देखिए 2ZN, सही बात, 2ZN 2O2 ये क्वेश्चंस तो बैलेंस है। क्या चीज़? ये क्वेश्चंस यानी कि संतुलित है, बैलेंस्ड है। लेकिन क्वेश्चंस ये नहीं बोला है, क्वेश्चंस बोला है कि जो दिया हुआ है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, टाइप ऑफ रिएक्शंस बताना आपको। देखिए टाइप ऑफ रिएक्शंस अपघटन, अपक्षेपण, विस्थापन और उपचयन। आप लोग जानते हैं कि अपघटन, विस्थापन, अपक्षयन ये तीनों में से कुछ नहीं होगा, इसमें उपचयन होगा, क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है, संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। आप जानते हैं ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का निकालना उपचयन होता है। एक होता है अपचयन, जो कि हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का निकालना। अपघटन क्या होता है? टूट जाना। क्या चीज़? टूट जाना। और अपक्षेपण क्या होता है? जिसमें कि प्रिसिपिटेट का निर्माण होना, मतलब कि जो जल में बैठ जाता है, जो जल में अघुलनशील होता है। इसमें देखिए कोई ऐसा प्रिसिपिटेट नहीं है। यदि प्रिसिपिटेट रहता तो आपका एग्जामिनर उस कंपाउंड्स के सामने इस तीर का यूज करता है, इसलिए अपक्षेप कुछ नहीं है। और जानते हैं कि 2ZNO वैसे भी अपक्षेप नहीं होता है। और विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? किसी अभिक्रिया के दौरान किसी रिएक्शंस में कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया या फिर विस्थापित कर दे। जैसे कि ZnSO4 को आप कॉपर से जब रिएक्शंस कराएगा तो Cu2SO4 बन जाएगा, और ये Zn को उधर निकाल देगा। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यह विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है, ये अपक्षेपण, इसमें प्रेसिपिटेट भी नहीं बन रहा, और ये अपघटन कहीं टूट भी नहीं रहा। जैसे देखिए संयोग भी कर रहा, संयोग ही कर रहा। तो यहाँ पे उपचयन हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी। यानी कि उपचयन का मतलब हो गया आपका, उपचयन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का जोड़ना। क्या चीज़? ऑक्सीजन का जोड़ना अपचयन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा का बताइए। खाने वाला सोडा का होता है आपका NaHCO3, जो होता है खाने वाला सोडा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब बताइए यहीं पे धोवन सोडा का क्या हो जाता है? क्या चीज़? धोवन सोडा या फिर धोने वाला सोडा का। आप लोग जानते हैं कि Na2CO3 ये होता है धोवन सोडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, धोवन सोडा Na2CO3, और खाने वाला सोडा NaHCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। लेकिन ये होता है आपका धोने वाला सोडा। क्या चीज़? धोने वाला सोडा, समझे? चलिए आगे चलते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको VVI लगा लीजिए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाली मेटल धातु, तो वो पारा। कौन सा? पारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। 23 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 25 का बी, 25 का बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 नंबर, आवृत्ति
आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व यानी कि जीरो एलिमेंट्स कौन सा है? आप लोग जानते हैं कि जीरो एलिमेंट्स पहले होता क्या? पहले ये देखिए, जीरो एलिमेंट्स क्या होता है आवर्त सारणी में? आप लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में एक इधर देखिएगा और एक इधर देखिएगा और बीच में इस प्रकार का कुछ देखिएगा और इधर भी आप लोग कुछ देखिएगा कुछ इस प्रकार से। तो जीरो एलिमेंट्स जो होते हैं, एक होता है जी अक्रिय, एक अक्रिय होता है जिसका जो भरल होता है, लेकिन हीलियम जो होता है उसको कहते हैं हम लोग शून्य समूह का तत्व। क्या चीज़? शून्य समूह का तत्व। इसका आंसर जगह बी। इधर जो है इधर हाइड्रोजन होता है बेला और इधर होता है हीलियम। चलिए आगे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, क्या चीज़ क्वेश्चन का दिया कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैथिल ऑरेंज, क्या चीज़? मैथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, निम्नलिखित में से कैसा रंग हो जाता है? जब आप जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट और मैथिल ऑरेंज को जब मिलाते हैं तो वो किस प्रकार का कलर ले लेता है? क्वेश्चन ये पूछा है, तो किस कलर का कलर? गुलाबी कलर ले लेता है। तो 27 का सही आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, कौन सा? CO2 इसका सही आंसर जगह आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। गंधक का परमाणु संख्या क्या होता है? क्या चीज़ का दिया कि गंधक का परमाणु संख्या बताइए आप। गंधक, गंधक जानते हैं आप लोग, सल्फर को कहते हैं गंधक। क्या चीज़? सल्फर। यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा भी है, यहाँ याद कर लीजिए। जिस विद्यार्थी को हिंदी में गंधक समझ नहीं आता, यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, उसको कहते हैं सल्फर। क्या कहते हैं उसको? सल्फर। यानी कि गंधक की परमाणु संख्या आप जानते हैं सल्फर का हो जाता है 16। सल्फर 16, इसका सही आंसर जगह आंसर नंबर डी। 4 किसका है, 2 किसका, 8 किसका है बताइए कमेंट करके। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 30 नंबर कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में अब देखिए कि अम्ल जल जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। आप जानते हैं कि जब अम्ल को वाटर में मिलाइएगा, जैसे HCl को आप वाटर में मिलाइएगा, ये क्या करेगा आपका, इस ये जो भी कंपाउंड बनेगा, ये सॉरी H2O होगा नहीं, इसको जब आप मिलाइएगा और मिल के ये जो भी बनेगा वो क्या करेगा आपका विद्युत का संचालन करेगा। ये जो भी विलयन बनेगा, जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, ये कंपाउंड्स, ये विलयन, ये सॉल्यूशन, ये क्या करेगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप लोग ये संवाहित करेगा, मतलब कि भेजेगा, इसको करके जा सकता है, समझे? ऐसा नहीं कि लकड़ी की तरह उसका जा ही नहीं दे रहा। तो अम्ल क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी अम्ल, कोई भी एसिड जो है, एक रिएक्शन समझाते हैं, कोई भी एसिड जो है जब वो वाटर में लेता है तो आप जानते हैं वो हाइड्रोजन आयन का निर्माण करती है। किसके लिए? हाइड्रोजन आयन का निर्माण करती है। तो इसीलिए वो क्या करता है, जल में घुलने के बाद वो आयनित हो जाता है। क्या चीज़? आयनित हो जाता है, आयन में टूट जाते हैं। तो इसका सही आंसर जगह आंसर नंबर ए आयनित। यहाँ देखिए आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। क्या चीज़? आंसर जगह ए आयनित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, बताइए। अधिकतर, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं ये बताइए। तो मैक्सिमम धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या क्षारीय? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। सोने के निकलने से किस धातु के साथ मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? आप बताइए कि सोना, जो क्या चीज़? सोना Ag, क्या चीज़? Ag, सुनिए ना, सोना बाबू जो आप लोग Ag कहते हैं, समझे? आपको जो कहता होगा इसीलिए इसको ऐसे याद रखा जाता है Ag। Ag सोना बाबू कहते होंगे आपको Ag, समझे? तो Ag लिखिए, किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु को तैयार किया जाता है? तो पोटासियम लोहा नहीं मिलाते होंगे और जिंक, इसलिए कॉपर मिलाया जाता है। किसको? कॉपर। आप देखेंगे जो कॉपर का जो कलर होगा वो देखिएगा सोना के कलर की तरह होगा। किसका? सोना का कलर की तरह होगा। इसलिए कि देखिएगा आप लोग, सोना में किसको मिलाया जाता है? कॉपर को मिलाया जाता है। इसका सही आंसर जगह आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 क्वेश्चन कह रहा है NaCl AgNO3 को मिलाने पर AgCl प्लस Na2। यहाँ देखिए तुरंत पता है, देखिए ये किसका हो जाएगा? ये अपक्षेप का साइन है। जैसे ही एसिड दिया होगा तो वो अपक्षेप या प्रिसिपिटेट का साइन है, समझे? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl जब इसको जोड़ेंगे तो किस किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार का टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, जो रिएक्शन आपको दिया हुआ एग्जाम्पल में। यहाँ देखिए NaCl AgNO3, यहाँ देखिए AgNO3 को जो है यहाँ सोडियम्स एलिमिनेट कर दिया, यानी कि, या फिर यहाँ से सोडियम को देखिए AgNO3 एलिमिनेट कर दिया, कि विस्थापित कर दिया, तो AgCl बन गया। क्या चीज़? AgCl बन गया। तो ये एक प्रकार का संयोजन नहीं है, ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। क्या चीज़? विस्थापन। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ए नंबर, विस्थापन, समझिए? और यहाँ देखिए Ag भी NaCl को कर रहा है और Cl जो है वो Na जो है वो NO3 में जाकर के मिल रहा है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि 2 बार यहाँ देखिए विस्थापन हो रहा है, जैसे कि द्वितीय विस्थापन। इसका सही आंसर ले जी। अब विस्थापन का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे यहीं पे मान के चलिए AgNO3, क्या चीज़? AgNO3 के जब हम सिंगल सोडियम से इसका रिएक्शन कराते हैं, किससे? सिंगल से, तो Na
NO3 बना करके अकेला उधर सोना को निकाल देता, तो इसीलिए ये क्या करता है, एक अकेला डिस्प्लेसमेंट करता, लेकिन यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, द्विविस्थापन आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। सिलिकॉन क्या है आपको बताना। सिलिकॉन जो है वो क्या प्रकार, जो Si जो है वो किस प्रकार का कंपाउंड से, धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो ये एक प्रकार क्या है, उपधातु। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मेटोलाइट्स। क्या चीज़, मेटोलाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 3.5 का बताइए। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वो कहलाते हैं। अब जानते हैं कि कोई भी तत्व है जिसका बाहरी सेल कंप्लीट फिल्ड होगा, क्या चीज़, जिसका कंप्लीट फिल्ड होगा, वो क्या प्रकार का, एक प्रकार का आपका उत्कृष्ट गैस होगा या फिर नोबेल गैस होंगे। क्या चीज़, अब उस प्रकार का नोबेल गैस हो जाएगा। इसका सही आंसर नंबर डी। आप लोग जानते हैं कि जो नोबेल गैस होते हैं, क्या चीज़, इनर्ट गैस, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस है, समझे। तो उत्कृष्ट गैस जितने भी नोबल गैस होते हैं, उसका जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो भरे होते हैं, पूरा कंप्लीट होते हैं, समझे। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्कृष्ट गैस। चलिए आगे चलते हैं। खड़िया का सूत्र पूछा है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़िया को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी में CaCO3। बताइए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 37 को बताइए। 37 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सी सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सा, इस चारों में से कौन सबसे, जो भी ऑक्साइड है, ये देखिए सब में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या है, सभी एक प्रकार का ऑक्साइड्स है, लेकिन कौन सा ऑक्साइड अधिक अम्लीय है ये बताना आपको। तो 37 का आंसर हो जाएगा SO2। क्या जी, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। SO2 जो है ये सबसे मैक्सिमम इसमें अम्लीय है, अम्ल है, समझे। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन उससे कौन एल्काइन है, क्या चीज़, एल्काइन। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए एल्काइन का पहले जनरल फॉर्मूला समझिए क्या होता है, CnH2n-2। तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। अब देखिए इसी में एक प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं हम, यदि n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। तो C1H 2 में से 2 0, C सिर्फ ऐसा कंपाउंड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसीलिए जब भी CnH2n-2 की बात करते हैं तो n का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो इसीलिए मीथेन तो ऐसे कट गया। अब जानते हैं कि मीथेन जो है वो एल्केन ग्रुप का है, यानी कि CnH2n+2 ग्रुप का है, तो इसका आंसर ए नहीं हो जाएगा। अब देखिए 2 और पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 में से 2 2 यानी C2H2, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। जब भी देखिए कि C2H2 या चीज C2H2 एक प्रकार का एल्काइन है, ग्रुप का है, तो इसलिए बताइए इसका नाम बताइए क्या है, क्या चीज़, इथाइन। क्या चीज़, इथाइन, समझे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, CH3O C2H5 का IUPAC नाम। जिसको भी IUPAC का लेक्चर चाहिए, ये नया क्लास जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसमें IUPAC एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का IUPAC पढ़ेंगे, समझे। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ईथर है, क्या प्रकार, एक प्रकार देखिए जैसे ही ऑक्सीजन बीच में आ गया तो वो एक प्रकार का ईथर है, इसलिए एथिल मेथिल ईथर। क्या चीज़, एथिल मेथिल ईथर। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए 40 का क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें से जो भी है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो क्या चीज़, एथेनॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 41 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किसका उत्पाद बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके वो किसका बनाता है, तो ये बताइए। ये क्या करें, हाइड्रोजन को निकास कर देगा, तो Na2ZnO बैलेंस करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, O2। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 42 का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि धोबिया सोडा या फिर धोबन सेटा का रासायनिक सूत्र अभी तुरंत पीछे जस्ट बताए हैं कि Na2CO3 सॉरी वहाँ गलत बता दिए थे हम। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए नंबर 10H2 लगाना हम भूल गए थे। देखिए अम्लराज का सांद्र, अम्लराज चीज जो कहते हैं कि जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया, इसका यूज भी बताएंगे अभी आप लोग को कि अम्लराज का सांद्र H2O और HCl का अनुपात देखिए जी कि HNO3 और इसका रेशियो पूछा है HCl के पास। कोई विद्यार्थी बोलेगा 3:1 और कोई बोलेगा सर 1:3। इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि एक टाइम में हम भी विद्यार्थी थे और हम भी जानते थे कि ये 3:1 और 1:3
बहुत दिक्कत करता है विद्यार्थियों को बताने के लिए कि क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा। आप देख लीजिए, जैसे भी दिया हुआ उसको आप लिख लीजिए। इसका हम देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे, और उनको इस प्रकार से लिख लीजिए HCl। देखिए इधर 3 है ना, इसको हम इस साइड भेज देंगे, और इधर 1 है ना, तो इस साइड को हम भेज देंगे, नहीं 1:3। यदि मान लीजिए HNO3 साइड रहता तो 3 को हम इस साइड भेजते तब 3:1 हो जाता। 3:1 के लिए आप लोग को HCl और HNO3 हो जाएगा, लेकिन जब ये पहले आगे 1 है तो HNO3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 1:3। चलिए आगे चलते हैं। वो जो बताया अभी हम, वो जस्ट ट्रिक था और कुछ नहीं। उसको आप लोग से ऐसा 3:1 नहीं करने लगेगा, उस जस्ट ट्रिक था, याद रखने का तरीका था। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आप जानते हैं कि जब अभिक्रिया में भाग लेंगे उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्या चीज़? आंसर नंबर बी, रीएजेंट। समझे? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? आप जानते हैं कि कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? बताइए। SO2। क्या चीज़? SO2। इस क्वेश्चन को भी पहले देख चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? आप जानते हैं कि अम्ल, पहले समझिए, दोनों क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अम्ल जो है वो अम्ल जो होते हैं वो नीला को लाल करता है। क्या चीज़? नीला को कन्वर्ट कर देगा लाल में। लेकिन इसी प्रकार जब क्षार है, क्षार, वो लाल को नीला कर देगा, वो लाल को नीला कर देगा। अब देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है कि कौन सा पदार्थ, क्या चीज़, कौन सा पदार्थ जलीय घोल को लाल को नीला करता है? तो लाल को नीला कौन करता है? क्षार। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्षार। कोई बताइए क्षार और भस्म में क्या अंतर होता है? कमेंट कीजिए। क्षार और भस्म में क्या अंतर होता है? आप जानते हैं कि भस्म होते हैं जैसे एक पाउडर की तरह, जब वो पाउडर की तरह होगा तो वो भस्म हो जाएगा। लेकिन वही पाउडर को जब हम वाटर में मिला देंगे, यानी भस्म का आपको जलीय विलयन, जब हमको भस्म को जलीय में मिला देंगे तो वो क्षार हो जाएगा। समझे? यही दोनों में अपना है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों का काम सेम है, दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है। समझे? लेकिन क्षार जो होता है वो जलीय विलयन की तरह होते हैं, जलीय में, समझे, और पेस्ट की तरह। समझिए सीधा, आप समझिए जब सुबह सुबह कॉलगेट करते होंगे तो कॉलगेट एक प्रकार का क्षार है, वो भस्म नहीं है। समझे? वो क्षार है, लेकिन कोई पाउडर लेके जब मुँह धोता होगा, समझे, तो वो आपका हो जाएगा भस्म। समझे? तो ये आंसर, ये डिफरेंस दोनों में याद रखिएगा। 47 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 47 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है? आप जानते हैं 7.0 से 7.8 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 7.0 से 7.8। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से या निम्नांकित यौगिक में से कौन जल में विलय है? ये बताइए कि जल में विलय कौन सा है? आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो जल में विलय हो जाते हैं, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। अब बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? चीनी का नहीं, ग्लूकोज का, C6H12O6। अब बताइए चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? चीनी का फॉर्मूला जाएगा C12H22O11। समझे? चलिए आगे चलते। निम्नलिखित से कौन अमलगम है? ये मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको आप लोग VVI लगा लीजिए। क्या कीजिए? इसको VVI लगा लीजिए, इसको आप लोग VVI लगा लीजिए। तो अमलगम, अमलगम क्या होता है ये बताइए। जब कॉपर को हम जिंक के साथ मिला देंगे, जब कॉपर को हम जिंक के साथ मिला देंगे तो वो हो जाएगा अमलगम। तो इसका 49 का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। समझे? 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर देती है? क्या चीज़? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट को विलयन के जिंक को विस्थापित कर देती है? आप लोग जानते हैं कि कॉपर जो है वो जिंक को कर देगा, क्योंकि ये इससे अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जानते हैं कि क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो था, लेकिन ज़्यादा लेंथ बड़ी होने के कारण यदि आप लोग का सपोर्ट रहा इस वीडियो पर, यदि कमेंट आया कि सर हमको चाहिए इसका, तो 30 क्वेश्चन को हम लोग 10 से 20 मिनट में करवा करके एक अगली वीडियो पार्ट में इसको कर देंगे। तो इसका पार्ट 2 आ जाएगा आपको। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, तो आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा। कल से परसों तक में आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा। आप लोग इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। आई होप आपका एग्जामिनेशन एकदम तगड़े मोड में जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 12th वाला तो गर्दा मचा दिया है भाई। क्लास 12th वाला जो है वो गर्दा मचा के आ गया है। आप लोग को क्लास 10th वाला को छूना नहीं है, उसको भी आपको गर्दा मचा के आना है। समझे? एग्जामिनेशन आपका क्वेश्चन हार्ड नहीं करेगा। आप मॉडल पेपर को भी, आप लास्ट टाइम में आप मॉडल पेपर को पढ़ के जाइए। ये मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल है, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। समझे? तो इसीलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, वेरी बेस्ट। आप लोग का दिन शुभ हो और आप लोग पढ़िए मन से। सबके लिए दुआ करते हैं कि सब पास होगा, सब पास होगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए यही बात आपको विराम करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।